इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। फिर से मैं इसी पर आता हूं, देखो इसको मैंने हल्का सा खींचा तो मुझे फोर्स लगानी पड़ी जस्ट 1 न्यूटन। मैंने इसे और थोड़ा खींचा तो मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ी 2 न्यूटन। मैंने इसे और खींचा तो मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ी 4 न्यूटन। मुझे और ज्यादा खींचना तो मुझे फोर्स लगानी पड़ी 10 न्यूटन। जितना ज्यादा मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, सर आवाज कट कट के आ रही है। जितना ज्यादा मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। मैंने इसको कम खींचा, हल्का सा खींचा, तो हल्का सा खींचने पर मुझे कम फोर्स लगानी है। और ज्यादा खींचूंगा तो और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा खींचूंगा तो और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स। जितना ज्यादा मुझे इसे खींचना है उतनी ही ज्यादा मुझे फोर्स लगानी है। जितना ज्यादा मुझे इसे खींचना है उतनी ज्यादा मुझे इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ 0 फोर्स है, यहाँ 1 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हम इस पर कितना वर्क फाइंड करेंगे, कितना हम वर्क फाइंड करें, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो फोर्स है, ये जो फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये इसकी वैलिडिटी कब है? ओनली व्हेन एफ इज कांस्टेंट एंड एस इज फाइनाइट। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब देखो ये है कि जैसे ये एक बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन का, और इसे आपने खिसका करके यहां ला दिया, इसे यहां ला दिया खिसका करके, कितना 5 मीटर खिसका दिया। लेकिन शर्त क्या है कि जब आपने शुरू करा तब भी 10 न्यूटन, बीच में जब बॉडी थी तब भी 10 न्यूटन, जब यहां था तब भी 10 न्यूटन, और जब फाइनली आप पहुंचे तब तक भी आपकी फोर्स 10 न्यूटन ही बनी रहे। अगर ये 10 न्यूटन ही बनी रहती पूरे रास्ते में, तो फिर हम इस पर वर्क फाइंड कर लेंगे। कैसे वर्क फाइंड कर लेंगे? एफ डॉट एस से फाइंड कर लेंगे। एफ कितना है? 10 न्यूटन, डिस्टेंस 5 मीटर और कॉस 0, तो निकल कर आ जाएगा आपका 50 जूल। लेकिन अगर रास्ते में फोर्स की वैल्यू कहीं घट गई या बढ़ गई, या तो घट गई या बढ़ गई या दोनों ही काम एक साथ हो गए, तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करता, फिर ये फॉर्मूला इनवैलिड है। कांस्टेंट फोर्स के लिए है केवल ये, कांस्टेंट फोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्टेंस में क्या मतलब होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब देखना जरा ध्यान से कि स्प्रिंग की बात थी हमारी, ये मेरी स्प्रिंग, ये मेरी स्प्रिंग, और जब मैंने इसे स्टार्ट किया खींचना यहां से, जस्ट बिफोर स्ट्रेच, फोर्स 0 है, लेंथ भी 0 है इसकी जो बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये रिजिड सपोर्ट, मैंने इसे थोड़ा सा खींचा, देखना ध्यान से, थोड़े से खुले खुले छल्ले बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैंने इसे खींचा यहां तक, तो फोर्स लगाई मैंने 10 न्यूटन। ठीक है, कितना खींच गया ये? यहां से यहां तक खींच गया, ये खींच गया, सपोज एल खींच गया 2 सेंटीमीटर। मैंने इसे और ज्यादा खींचा, अभी मैं इसे और ज्यादा खींचने के मूड में हूं, तो मैंने इसे और ज्यादा खींचा, मैंने यहां तक खींच लिया, लेकिन अब मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी 50 न्यूटन की। कितना खींच गया ये खींच गया ज्यादा, ये यहाँ तक का खींच गया। सपोज अब एल से एल जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, 0 से बढ़ के 50 न्यूटन तक हो गई। तो इस वाले फॉर्मूले में कौन सी फोर्स लूं, 0 लूं या 50 लूं? ना तो 0 है कभी भी पूरे रास्ते में, ना 50 है, कभी 0 भी है, कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 20 है, कभी 30 है। तो फिर क्या? फिर ये फॉर्मूला हमारा बेकार हो जाता है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। let the length of spring be extended, extended या compressed, दोनों एक ही तरह बात है। compressed by L, L लेंथ आपने कर दी, बल्कि हम क्या करेंगे? बाय नहीं, फ्रॉम 0 to L, 0 थी, ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं है,
लेंथ स्प्रिंग में जितनी बढ़ी है लेंथ उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ से। अभी 0 बढ़ी हुई थी, फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ी, फिर 5 सेंटीमीटर बढ़ी, तो 0 से लेकर L तक हमने बढ़ाई। ठीक है, तो फोर्स कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से देखना, आप फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यहां बीच रास्ते में मैंने कंसिडर किया, बीच रास्ते में मैंने थी फोर्स थी x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, नहीं के बराबर डिस्प्लेस कर दिया बिल्कुल, ये रहा, इतना सा डिस्प्लेस किया है कुल, ये रहा, इतना सा डिस्प्लेस किया, कितना, dx। अभी इसकी लेंथ बढ़ी हुई थी x, मैंने dx और इंक्रीज कर दी, तो अब मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा फोर्स, लेकिन वो फोर्स बहुत कम बढ़ेगा, तो उतना ही लगभग मैं फोर्स मान सकता हूं। तो फिर तो वही कहानी है जो पीछे हम क्या करते हैं, क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन small amount of work done for extending the length by dx। तो dw is equals to f dx, f dx is equals to f dx cos 0, क्योंकि यहाँ f वेक्टर पैरेलल है dx वेक्टर के, तो f dx निकल कर आ गया। f कितना है, याद कीजिए, f इज इक्वल टू था हमारा के एल, यहाँ l नहीं, x इंक्रीज हो गई, तो ये हो गया के एक्स डी एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। फिर से समझ लो इसे, फिर से समझ लो, l तो टोटल लेंथ है जिसे हमने इंक्रीज करना है, l 0 से लेकर यहाँ तक l तक इंक्रीज करना है, लेकिन इसके बीच रास्ते में कितनी इंक्रीज हुई है, बीच रास्ते वाले इंक्रीज को मैंने ले लिया x का इंक्रीज, x 0 से लेकर के l तक हमें लाना है, 5 में हटा दूं यहाँ से, 0 से l तक इंक्रीज करनी, बीच रास्ते में मैंने एक पॉइंट लिया जहां पर इंक्रीज कितना हो चुका था, इंक्रीज हो चुका था लेंथ में x, और फोर्स कितनी लग रही थी, f, ना तो 0 थी और ना फुल वाली मैक्सिमम वाली फोर्स थी, तो फिर कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा हमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये करना पड़ा। अब क्या करें, अब ऐसे छोटे छोटे वर्क फाइंड करें, उन सबको ऐड कर दें। तो ऐड करने के लिए क्या हिसाब होता है, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन करना। तो फिर अब क्या फाइंड करेंगे, देखिए, टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग या कंप्रेसिंग द लेंथ फ्रॉम 0 to L, 0 से L तक इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से लेकर L तक का। और dw कितना है, 0 से लेकर L, dw कितना है, kx dx। अब क्योंकि ये k तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, ये तो बदलना नहीं स्प्रिंग के लिए, इसे हमने बाहर निकाल लिया x dx। ध्यान दीजिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x टू दी पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, कहाँ, फ्रॉम 0 टू L, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L। अब यहाँ क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, k एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे बताओ, सब्स्टिट्यूट करने में एक बार इस x की जगह अपर लिमिट, अगली बार इस x की जगह लोअर लिमिट, तो क्या बनी है, एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, बीच में लगाते हैं माइनस, 0 स्क्वायर तो हो ही गया 0, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ के एल स्क्वायर। ये आपका वर्क आ गया, और जितना वर्क किया गया वही कहानी, क्या, दिस वर्क appear as क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग U इज इक्वल टू बन गया आपका हाफ के एल स्क्वायर जूल। यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्या, कि यहाँ L टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं है,
यहाँ एल है आपकी बढ़ी हुई लेंथ या घटी हुई लेंथ। जितनी आपने लेंथ बढ़ा दी वो, या जितनी आपने लेंथ घटा दी वो, केवल वो लेंथ यहाँ ली जानी है। बाकी आपका के क्या चीज है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है। हार्ड स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होता है, उसे खींचने के लिए, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसमें स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसे खींचने के लिए आपको के की वैल्यू कम होगी तो डब्ल्यू भी कम लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। किसी को प्रॉब्लम कोई?